हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। यूपी में लॉ कमीशन ने बिना सरकार के कहे हुए, बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट किए हुए एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन बिल बनाया है। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के दिन मुख्यमंत्री ने पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की है। आसाम में भी बात हो रही है कि एक बिल लाया जाएगा। अब केंद्र में भी बात हो रही है कि साहब संसद के मानसून सेशन में जो जुलाई में ही शुरू हो रहा है, बिल लाया जाएगा। पहले भी राकेश सिन्हा एक बिल इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा जाए पॉपुलेशन वाले मामले को। वैसे तो नेहरू जी 1951 में ही फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू कर चुके थे और गांधी जी का इसमें अलग मामला था। गांधी जी एब्स्टिनेंस के फेवर में थे, फैमिली प्लानिंग के फेवर में नहीं थे। अब मसला यह है कि यूपी के लॉ के बारे में बात करने से पहले यह जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम को समझा जाए। प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में लाल किले से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इशू को फ्लैग किया था, उसको देश प्रेम से भी जोड़ा था, कम बच्चों को होना। लेकिन विदेशों में और भारत में भी वो भारत की डेमोग्राफिक कैपिटल का जिक्र भी करते रहे हैं। जो हमारे आज पॉलिटिशियंस हैं उनमें खुद योगी जी के 7 भाई बहन हैं, मोदी जी के भी 6 भाई बहन हैं, लालू यादव की तो पूरी क्रिकेट टीम है तकरीबन 11 की, अडवाणी जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे हैं उनके भी 8 भाई बहन थे, परवीन तोगड़िया बहुत जहर उगलते थे, वीएचपी के 9 भाई बहन, बाल ठाकरे जी शिवसेना के बहुत बात बोलते रहते थे पॉपुलेशन के बारे में, 9 भाई बहन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी खुद कहते रहे हैं कि साहब क्यों हिंदू जो हैं वो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, किस लॉ के तहत उन्हें रोका गया है। देखिए लॉ बना रही है योगी सरकार बना रही है लॉ, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध कर रही है। लॉर्ड कृष्णा की 16,108 वाइफ्स थीं और 10 बच्चे। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी भरत को यह शिक्षा दी थी कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए। मैं समझता हूं कि यूपी में पॉपुलेशन का मुद्दा है, क्योंकि यूपी केरला के मुकाबले में और स्टेट्स के मुकाबले में जो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं उतना बेहतर नहीं कर रहा। यूपी में जो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है वो केरला के मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। दरअसल ये धर्म का मामला नहीं है, ये रीजन का मामला है, और इसको समझना होगा कि क्यों उड़ीसा जो बिहार से मिला हुआ है वो कामयाब है पॉपुलेशन कंट्रोल में, ग्रोथ रेट नीचे लाने में, और बिहार फेल है। यूपी के कानून में कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन पूरा फलसफा लॉ बनाने का, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, उसमें संवैधानिक मुद्दे हैं और उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले 1-2 बातें कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या 2101 में, यानी आज से 80 साल बाद, स्टेबलाइज हो जाएगी एट 1.7 बिलियन। यूपी के लॉ में लिखा है खास तौर से कि यह लॉ बनाया जा रहा है बिल टू रिवाइटलाइज एफर्ट्स एंड प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू कंट्रोल, स्टेबलाइज एंड प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन। यह शब्द स्टेबलाइज आया है इसकी प्रिएम्बल में यूपी के बिल के। तो यह स्टेबलाइज आज और कल में नहीं होने वाली है। भारत की जनसंख्या स्टेबलाइज होगी आज से 80 साल बाद, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में जवानों की बहुत बड़ी तादाद है और उनके बच्चे होने हैं और उनके बच्चे हो रहे हैं। जब ये स्टेबलाइज होगी तो 1.27 बिलियन हिंदूज होंगे और 320 मिलियन मुस्लिम्स होंगे। यानी ये जितना प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान 5-25 बच्चे कर कर हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे संख्या में, उनकी सरकार बन जाएगी केंद्र में, ये सब झूठ है, फरेब है, प्रोपेगेंडा है। बात हो रही है कि साहब नौकरियां नहीं दी जाएंगी जिनके बच्चे 2 से ज्यादा होंगे।
नौकरी मांगता कौन है? जिस वक्त नौकरी मांगी जाती है उस वक्त उसकी शादी नहीं होती, उसके कोई बच्चा नहीं होता। लॉ में भी कहा गया है कि ये लॉ 1 साल बाद जब से कमेंसमेंट होगा तब से लागू होगा। लेकिन आप सोचिए कि हम डेवलपमेंट की बात करने के बजाय, मुझे मालूम है कि कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ है, इलेक्शन को यूपी के पोलराइज करना जरूरी है। साक्षी महाराज कह चुके हैं कि साहब 4-4 बच्चे होने चाहिए। एक और नेता ने कह दिया नहीं 5-5 बच्चे होने चाहिए। अभी बच्चे होने में कोई औरत की भी चॉइस होगी? सारे फैसले राजनेता ही कर देंगे या मर्द ही कर देंगे? आज ही अखबार में पढ़ा और यूपी का मामला है, बिशनपुर गांव ईटा का अविवाहित अनमैरिड गूंगा बहरा आदमी, उसको आशा वर्कर नीलम कुमारी संडे के दिन घर से ले गई ये कह के कि कोविड का वैक्सीनेशन करेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे। यूपी में मालूम है आपको स्टेरिलाइजेशन के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और वहां ले जाके उसका अस्पताल में स्टेरिलाइजेशन करा दिया, छोड़ के चली गई क्योंकि उसको 400 रुपए मिल गए। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे था, मुख्यमंत्री को पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च करनी थी, सबको टारगेट दिया गया था कि इतने स्टेरिलाइजेशन कराओ। यही वो काम है जो इमरजेंसी के दौरान हो चुका है, कोअर्सिव फोर्सफुल कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। और जो पॉपुलेशन पर रिसर्चेस हुई हैं वो ये साबित करती हैं कि ये चीज काम नहीं करती। मैं ये समझता हूं कि हमको ये हालात नहीं क्रिएट करने चाहिए जिसमें गरीब, मार्जिनलाइज्ड, दलित, अनएडुकेटेड लोग, उनको फोर्स किया जाए। यह चीज अच्छी नहीं होगी। जहां तक संविधान का मामला है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से 3rd लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग सब्जेक्ट इंसर्ट किया गया, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो मानसून सेशन में इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो वो प्राइवेट मेंबर बिल जो बीजेपी का कोई एमपी इंट्रोड्यूस करने वाला है, सरकार उसके जवाब में कहेगी कि सरकार इस पर बिल लाएगी, और आपको मालूम है कि जिस तरीके की मेजॉरिटी है वो बिल पास हो जाएगा। अब आइए जरा सा समझते हैं कि हो वाकई में क्या रहा है। ये रीजनल वेरिएशन है और रीजनल वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। फैमिली प्लानिंग कोई भी उसका मेथड हो, केरला में हिंदूज में 57.7%, मुसलमानों में 43.4%, पंजाब में 75.4% हिंदूज में, मुसलमानों में 68.1%, वेस्ट बंगाल में हिंदूज में 73.6%, मुसलमानों में 63.9%, यूपी में हिंदूज में 46.9%, मुसलमानों में 38.3%, बिहार में हिंदूज में 26.4%, मुसलमानों में 10.8%, छत्तीसगढ़ में हिंदूज में 58%, मुसलमानों में 54.3%। सबसे ज्यादा तेजी से जो फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन आ रहा है वो मुसलमानों में आ रहा है, लेकिन वो फैक्ट्स लॉ कमीशन ने कंसीडर नहीं किए। श्रिया अय्यर ने रिसर्च की, इसमें कोई मेजर स्टैटिस्टिकल डिफरेंस नहीं हो रहा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर 2001 से 2011 तक 0.4 चिल्ड्रन पर विमेन का डिफरेंस आ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट राउंड 1991-92, और फिर होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड 2015-2016 में। अब देखिए मुस्लिम फीमेल स्टेरिलाइजेशन 4th सर्वे में आकर 44% है मुसलमानों में और 32% है हिंदुओं में। ये 25 साल में गेन हुई है। अगर फर्स्ट सर्वे में जाएंगे तो उसमें 29% था हिंदूज में और 14.4% था मुस्लिम्स, और स्टेरिलाइजेशन से कहीं ज्यादा मुसलमान और जो फैमिली प्लानिंग के मैकेनिज्म हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। स्पेसिंग ले लीजिए, 2 बच्चों के बीच में फर्क,
हिंदूज में है 12.6%, मुसलमानों में है 13.5%। कब? ये 1991 की बात है। अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है मुसलमानों में। 2015-2016 में जो फोर्थ राउंड हुआ, मुसलमानों में बढ़कर हो गया स्पेसिंग का 24.5%। हिंदूज में इतना नहीं बढ़ा। 1991-92 में था 12.6%, 2015-2016 में आके हो गया 16.2%। लोग चाहते हैं फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करें, सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही मैकेनिज्म। इसको कहते हैं अनमेट डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग। हिंदूज में है आज 12.4%, मुसलमानों में है 16.5%। अडॉप्ट करना चाहते हैं। यूपी की पॉलिसी का यह एक पॉजिटिव पहलू है कि शायद अब इस एडॉप्शन को सरकार फैसिलिटेट करे। मुसलमानों की बहुत बीवियां हैं। फैक्ट्स क्या है? 1974 का गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्री का, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर का सर्वे पॉलीगमी के बारे में बिल्कुल साफ था। हिंदूज में 5.80%, मुसलमानों में 5.70, कम है। जैन्स में बहुत ज्यादा थी, 6.72%। बुद्धिस्ट में और ज्यादा 7.92% और ट्राइबल्स में तो 15.25%। भाई बात को तो समझें। पॉलीगमी कब होती है? जब लड़कियां अवेलेबल हों शादी करने के लिए मर्दों को। हम तो अपने देश में लड़कियों को पैदा नहीं होने देते, ऐसा सेलेक्टिव एबॉर्शन कराते हैं क्योंकि बेटे की लालसा है हमें। 1000 मर्दों पर कितनी औरतें अवेलेबल हैं? 943। आप कह रहे हैं दूसरी, तीसरी, चौथी शादी? अरे एक नहीं मिल सकती बीवी। हरियाणा में, राजस्थान में जाके देख लीजिए। बिहार और झारखंड से लेके आ रहे हैं, कई जगह ऐसा हो गया कि महाभारत रिवाइव हो रहा है। एक को ले आए और दोनों भाइयों की वही बीवी बन गई। ये जो आपका सेक्स रेशियो है 1000 को 1000:943, इसके हिसाब से तो एक मर्द के हिस्से में 0.9 औरत ही आएगी। एक मर्द को एक औरत भी नहीं मिल रही। यकीनन ये बात नहीं होगी कि औरत को काट के 0.9 किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से मर्द ऐसे होंगे जिनको बिना शादी के ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। हमने रैशनैलिटी को, रीजन को ताक पर रख दिया है क्योंकि हमारी जनता मासूम है, हमारे बहकावे में आ जाती है, हमारे झूठ और फरेब में आ जाती है। एवरेज चिल्ड्रन सेकेंड वाइफ से कितने हो रहे हैं? 1.78। ये जो एक पूरी बात कही गई, हम दो हमारे 25, ये तो बात ही झूठ थी। 8 स्टेट्स में उस तरह का लॉ है जो यूपी का लॉ कमीशन रिकमेंड कर रहा है। क्या वहां कामयाबी हुई? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में, राजस्थान में निर्मला बुच IAS ऑफिसर थी। इन्होंने रिसर्च की उन 8 में से इन स्टेट्स में जहां यह लॉ था, और क्या पाया कि ये 2 चाइल्ड नॉर्म वाला लॉ बनने से बढ़ जाते हैं सेलेक्टिव एंड अनसेफ एबॉर्शन। जैसे ही पता चलता है कि फीटस एक बेटी का है, एक लड़की का है, उसे अबॉर्ट करा दिया जाता। डिवोर्स बढ़ जाती हैं। लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़ने के लिए मर्द अपनी औरतों को छोड़ देते हैं, अबंडन कर देते हैं। निर्मला बुश ने पाया अपने बच्चों को एडॉप्शन में दे देते हैं। चुनाव के लिए अगर लाना है तो संसद से लाना चाहिए कि कोई संसद का मेंबर नहीं बन सकता और कोई असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं।
कमाल तो ये है कि यूपी के जो आज एमएलए हैं उनमें बीजेपी के एमएलएज में 50% से ज्यादा के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। भाई वाह, दूसरों को नसीहत, खुद को फसीहत। अपने को तो बचा रहे हैं असेंबली के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स, लोकल बॉडीज पर, और वहां मैं बताऊंगा क्योंकि वहां रिजर्वेशन है औरतों का, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। तरह तरह के फैक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ छुपा दिए जाते हैं। बात होती है इंडिजिनस रिलीजन्स की क्या पॉपुलेशन है। जैसे ही आपने इंडिजिनस रिलीजन्स कहा, आपने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जुडाइज्म को हटा दिया कि साहब वो 1881 में 79.32% थी इनकी पॉपुलेशन, और 1991 में आके वो 68.3% रह गई। और अगर यही हालात चले तो प्रोपेगेंडा ये है कि मुसलमान आगे बढ़ जाएंगे इस जनसंख्या में। जब ये आप फिगर्स ले रहे हैं 1881 की, इसका मतलब बात अनडिवाइडेड इंडिया की हो। आज का जो भारत है उसके 1901 में इंडिजिनस पीपल की पॉपुलेशन 86.64% थी और 1991 में 85.09, बहुत ही मार्जिनल डिक्लाइन। हमने फैक्ट्स को नकार रखा है। फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है मुसलमानों के। 40.8% का डिक्लाइन है। 1992-93 में वो था 4.41, 2015-2016 में है वो 2.6, और जब ये 2021 की सेंसस आएगी तो ये 2.2 के नीचे जा चुका होगा जो रिप्लेसमेंट रेट है। इसका मतलब ये कि हिंदुओं से ज्यादा तेजी से मुसलमानों में ड्रॉप हो रहा है फर्टिलिटी रेट में। हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 3.3 था 1992-93 में, 2015-2016 में वो नीचे आके 2.13 हो गया, यानी उसमें जो कमी आई वो आई 35.5% की, और जो मुसलमानों में कमी आई वो 4.41 से 2.6 यानी 40.8% की कमी आई। और ये जो फर्क है, ये अगर नंबर्स में देखेंगे तो एक बच्चे से भी कम है। लेकिन हमें टारगेट करना है, क्योंकि टारगेट करने से हमें वोट मिलते हैं, डेवलपमेंट करने से वोट नहीं मिलते। अब इसके लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए या जनता को। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, अभी मैंने 2.2 कह दिया था, 2.1 होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो सिचुएशन आ गई कि अब स्टेबलाइजेशन होगा और जीरो ग्रोथ होगी। यूपी की बात करें तो यूपी में जो हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट वो 4.76 है, और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट तमिलनाडु में देखें तो 1.74 है, केरला में देखें तो 1.56 है, बिहार में देखें तो 3.41 है। बिहार में हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट देखें तो 4.44 है। इसका मतलब इसका धर्म से ताल्लुक नहीं है, कहां आदमी रह रहा है, वो गरीब है, वो एडुकेटेड है, उसके पास जॉब है, ये फैक्टर्स होते। अब आइए बात को जरा समझते हैं। यूपी के लॉ में यह बात कही जा रही है, पहली लाइन में, एंड वेयर एज इन उत्तर प्रदेश देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेस कम है, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या को कम करना है। बहुत देर की मेहरबान आते, ये आउटडेटेड बात हो गई, जमाना बदल गया, नई फाइंडिंग्स आ गई। आज कंसेप्ट ये नहीं है कि बहुत लोग हैं जिनको खाना देना है, आज मसला यह है कि लोग गरीब हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपके समाज में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ा हुआ है। 22.3% अपर कास्ट हिंदूज के पास
41% भारत की वेल्थ है। जो सबसे अमीर लोग हैं 1%, उनके पास 4 टाइम ज्यादा वेल्थ है देन 953 मिलियन पीपल। यानी जो बॉटम का 70% है, उनके पास जितनी वेल्थ है उतनी तो 1% लोगों के पास। मालूम ही है आपको कि मुकेश अंबानी ने 90 करोड़ पर आवर पेंडेमिक में कमाया, जबकि देश के 24% लोग 3,000 रुपए महीना कमा रहे थे। जो हमारे बिलियनायर्स हैं, इन्होंने अपनी वेल्थ 35% लॉकडाउन के दौरान बढ़ा ली, 3 ट्रिलियन कर ली। जब आपके यहां इतना अनइवन मामला है, यह है प्रॉब्लम की जड़। और यह ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 39 में। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना है टू सबसर्व द कॉमन गुड। आज पूरे विश्व में बहस यह नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, बहस है कि कैसे एडिक्वेट हेल्थ केयर और एजुकेशन कपल्स को दी जाए ताकि वो अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएं। जो यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई पॉपुलेशन पे कायरो में 1994 में, उसमें यह बात आ गई कि औरतों को राइट चॉइस करने का हक होना चाहिए। ये सब तो 70s की बात थी, जब पॉपुलेशन बम वगैरह नाम की किताबें आ रही थी। आज का विजन पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का राइट टू हेल्थ केयर। तो अब हमें नंबर नहीं गिनना, वी डोंट काउंट पीपल बट काउंट ऑन पीपल। लोग डिसीजन लेंगे पॉपुलेशन कम करने की। ये टू मैनी पीपल, टू फ्यू रिसोर्सेज, ये पुरानी बात हो गई। भारत सरकार का भी जो मिशन परिवार विकास है, उसमें भी यही बात कही जा रही कि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है क्योंकि लोग उस चॉइस को एक्सरसाइज कर रहे हैं वॉलंटरली अपनी तरफ से। चाइना, जिन्होंने पहले 2 चाइल्ड और फिर 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट किया, उन्होंने अबंडन कर दी है पॉलिसी। जापान में, यूरोप में ज्यादा बच्चे पैदा करने के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। जो चाइना ने आज से 40-50 साल पहले किया, हम आज करना चाहते हैं। हमेशा हम चाइना के पीछे ही रहेंगे क्या? ए.के. सुंदरी रविंद्रन कहते हैं कि फीमेल स्टरलाइजेशन, जो कि 46% है ऑफ ऑल स्टरलाइजेशन 1975-76 में, वो 76-77 में आते आते 25% हो गया, 77-78 में आके 80% हो गया, और 89-90 में 91.8%। जैसे देश में सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ अल्पसंख्यकों की है, जनसंख्या कम करने की जिम्मेदारी सारी हमने औरतों पे डाल रखी। और ये जिम्मेदारी उन पे डाली है, उनका स्टरलाइजेशन करा देते हैं बिना उन्हें बताए हुए। उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होती, उनकी चॉइस नहीं होती, और हम उनका राइट टू प्राइवेसी वायलेट करते हैं। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि ये इंटीमेट चॉइस, रिप्रोडक्टिव चॉइस, ये प्राइवेसी का हक है, राइट है। देखिए, शर्म आनी चाहिए हमें। मेल फीमेल रेशियो ऑफ स्टरलाइजेशन 2016-17 में क्या था? 1:52। अगर एक मर्द ने स्टरलाइजेशन कराया है तो उसके मुकाबले में 52 औरतों का हुआ है। 1000 औरतें मर गईं स्टरलाइजेशन की सर्जरीज के दौरान 2013 से 2018। लेकिन ना हम औरत को उसकी मर्जी से शादी करने देंगे और लव जिहाद लॉ लाएंगे, और ना हम उसको अपनी बॉडी के बारे में डिसीजन लेना देंगे कि कब वो चाहती है प्रेगनेंसी हो और कब वो चाहती है प्रेगनेंसी ना हो। ये तो भारत सरकार के फैक्ट्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 3 एंड राउंड 4, हर 3 में से एक औरत जिसको स्टरलाइज किया गया उसको बताया नहीं गया कि यह परमानेंट मेथड है। 68% को यह बताया नहीं गया कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। यह बेईमानी है। मैं समझता हूं कि औरतों की बॉडीज का इस तरीके से इस्तेमाल करना
बहुत ही घटिया सोच है, एक पैट्रियार्कल सोच है। अब आइए जरा यूपी के लॉ की बात कर लें। यूपी के लॉ में इंसेंटिव्स हैं, डिसइंसेंटिव्स हैं, उनकी बात है। जगह जगह पर लिमिटेड रिसोर्सेस की बात मैंने आपको बता दी कि ये आउटडेटेड थिंकिंग हो गई। अब इसमें कहा गया कि साहब द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू मैरिड कपल। अरे देश में तो लिव इन कपल रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, उनको कवर क्यों नहीं किया गया? कहीं ऐसा ना हो लोग शादियों के बजाय लिव इन ही करें और वो आपके इसमें कवर नहीं होंगे। मैं ये समझता हूं कि जितना जिक्र इसमें पर्सनल लॉस का और पॉलीएंड्री का और पॉलीगैमी का आया है, उसमें भी कई प्रॉब्लम्स हैं। यानी एक मर्द ने अगर एक से ज्यादा शादी की तो आप कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर नहीं लगेगा लॉ, मर्द पे लग जाएगा, तो वो औरत बच्चा कहां से लाएगी? लॉ कमीशन को इसको रिकंसीडर करना चाहिए। कहा जा रहा है कि साहब सब्सिडी दी जाएगी परचेज ऑफ प्लॉट की, जो हाउसिंग बोर्ड के घर होंगे। कितनी दी जाएगी सब्सिडी? 5%, 15%, 25%? नहीं बताया गया। सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे, क्या अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट का? नहीं बताया गया। रिबेट दिया जाएगा पानी पे और इलेक्ट्रिसिटी पे और वाटर पे और हाउस टैक्स पे, कितना? नहीं बताया गया। रूल्स भी साथ में बन जाएं तो पता चले कि कितना होगा। एक चीज अच्छी आई कि 12 महीने की पैटर्निटी लीव होगी। मैं समझता हूं यह बहुत अच्छा प्रावधान है और मुख्यमंत्री को इस बात की मुबारकबाद दी जानी चाहिए। यह भी बहुत अच्छी चीज इसमें आई कि साहब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो नेशनल पेंशन में 3% बढ़ा दिया जाएगा। यह इसका बेहतर प्रावधान है। और कहा गया फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा स्पाउस को। बहुत अच्छा प्रावधान है। वैसे राइट टू हेल्थ तो फंडामेंटल राइट है। पॉलिसी में कहा जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, वो तो जिम्मेदारी वैसे ही थी स्टेट की। फिर पब्लिक सर्वेंट्स को कहा जा रहा है कि साहब उनको एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये भी कह दिया गया कि साहब जो सिंगल चाइल्ड होगा उसको IIM, IIT और इंडियन मेडिकल साइंसेज में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। कुछ ज्यूरिसडिक्शन वगैरह का भी मामला लॉ कमीशन देख ले तो बेहतर होगा। फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू ग्रेजुएट लेवल। कहां दी जाएगी? सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? स्कॉलरशिप दी जाएगी हायर स्टडीज के लिए, गर्ल चाइल्ड को अभी भी दी जाती है। प्रेफरेंस दिया जाएगा सिंगल चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। मैं समझता हूं कि कई प्रावधान जो इसमें आए हैं वो इंटरेस्टिंग है। अगर कपल बिलो पॉवर्टी लाइन है और एक ही बच्चा रहे उनके पास, अगर लड़की है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लड़का है तो 80,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर रिवोकेशन का भी जिक्र है, फिर प्रमोशन भी डिनाई किए जाएंगे। अब आप बताइए कि यहां कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ डीलिंग विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर टाइम बीइंग एनफोर्स हूसोएवर after the commencement of this act in contravention of 2-child norm procreates more than 2 children shall be ineligible to apply for government job under the state government। procreate तो औरत ही करती हैं, यानी आप औरतों को एक्सक्लूड करेंगे। वैसे भैया जो जॉब लेने की एज होती है उसमें सब अनमैरिड होते हैं। कहा जा रहा है कि साहब डिसमिस कर दिया जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपसाइड डाउन हो जा रहा है इसमें। यह बात अच्छी है कि एडॉप्शन को एग्जाम करके रखा गया है। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन दी गई, ए एंड हिज वाइफ बी हैव नो चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ देयर मैरिज, दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 2 चिल्ड्रन, subsequently the action of A and B are in contravention of 2-child norm under this act। यह बिल्कुल बकवास प्रावधान है। देश में इस कदर यतीम बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए। यह एक प्रॉब्लम का प्रावधान है। एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 14 का, The section shall not apply to individuals having no child or 1 child born out of marriage
and subsequently has more than 2 children as a result of adoption. फिर ये है personal law governing A allows polygamy. A has 2 wives, B and C. A with his first wife, B conceives 2 children. Subsequently, A marries C and conceives another child. A has total of 3 children from all his marital relations, has acted in contravention of 2 child norm. अरे भाई वो जो दूसरी बीवी है उसके पास कैसे बच्चा होगा? ये प्रावधान में चेंज होना चाहिए। अब आइए एक दो फैक्ट्स और समझ लेते हैं। 83% जो भारत की औरतें हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो हिंदू हैं और 13% औरतें मुसलमान हैं। जो भारत सरकार की 2002 की पॉपुलेशन पॉलिसी है, कौन प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे हमने अब वाजपेयी जी की सब बातें छोड़ दी हैं। उसमें क्या कहा गया था? वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म चॉइस एंड कंसेंट ऑफ सिटीजन्स। अब हम इन्फॉर्म चॉइस नहीं लेंगे, कंसेंट नहीं देंगे, जबरदस्ती करेंगे, कंट्रोल मॉडल इंपोज करेंगे। 2020 में आ जाइए, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। क्या कहा है इस एफिडेविट में? द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शोज दैट एनी कोअर्जन टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। India's TFR is already down substantially to 2.2 per 2018 sample registration system, which is part of the census exercise, from 3.2 in 2000 when national population was adopted. मोदी सरकार के एफिडेविट के विरुद्ध योगी सरकार जा रही है। मालूम है मुझे दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन शायद सॉर्ट आउट हो गए। अफसोस की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बात को सही से समझी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है फिलॉसफी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन नॉट बी गिवन अ गो बाई इन द नेम ऑफ अनड्यू स्ट्रेस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। ये तो जजमेंट बिल्कुल पुट्टू स्वामी के खिलाफ है और रिव्यू होना चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको कि पुट्टू स्वामी के जजमेंट में 9 जज बेंच में राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ये तो पार्ट है प्राइवेसी का। अगर आप किसी का राइट टू लिबर्टी छीन रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट वाले मामले में भी, और हमारे करंट चीफ जस्टिस का जजमेंट है जस्टिस रमन्ना का, अगर राइट टू लिबर्टी छीनना है तो लिजिटिमेट एम होना चाहिए। लिजिटिमेट एम तो है नहीं जब आप ऑलरेडी 2.2 तक पहुंच गए हैं अपने फर्टिलिटी रेट पर। प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। ये जो यूपी का बिल है ये तो प्रोपोर्शनैलिटी को वायलेट कर रहा है। और तीसरी, लीस्ट इंट्रूसिव होना चाहिए। ये तो सारी इंटीमेट पर्सनल चॉइसेस वायलेट कर रहा है, पर्सनल ऑटोनॉमी को वायलेट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को वायलेट कर रहा है। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में साफ तौर से कहा गया था रिप्रोडक्टिव राइट्स इंक्लूड अ वुमेन्स एंटाइटलमेंट टू कैरी अ प्रेगनेंसी टू इट्स फुल टर्म, टू गिव बर्थ एंड टू सब्सिक्वेंटली रेज चिल्ड्रन, एंड दीज राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ वुमेन्स राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी। मैं समझता हूं कि यूपी का लॉ क्लियरली पुट्टू स्वामी के जजमेंट के खिलाफ जा रहा है। यूपी में यकीनन पॉपुलेशन के मामले में जो केरला में हमने अचीव किया उसके मुकाबले में कम अचीव किया है, लेकिन इंप्रूवमेंट योगी जी ने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया उसमें भी नोट किया गया। आज जो हम कर रहे हैं वो तो 40-50 साल पहले करना था, अगर करना था। अब जब पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, ग्रोथ रेट अपने आप कम आ रही है, लोग बिना कोअर्जन के फैमिली प्लानिंग एडॉप्ट कर रहे हैं और सबसे तेजी से मुसलमान एडॉप्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टीप उनमें डिक्लाइन हो रहा है फर्टिलिटी रेट में। मैं समझता हूं कि यूपी का लॉ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कम, वोट हासिल करने के लिए ज्यादा इंटेंडेड है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।